एज ए ऑथर लोगों के लिए क्या मैसेज होगा कि भाई ये जो डिप्रेशन का जो वक्त चल रहा है, कैसे लोगों को रहना चाहिए, क्या लोगों को करना चाहिए? मेरे विचार से डिप्रेशन को इतनी आसानी से हम ये नहीं कह सकते कि भाई क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग करो और मुस्कुराओ। ये एक बहुत ही, जो कहते हैं ना, आसान तरीका हुआ बोलने का। जो एक्चुअल अगर आप एनालाइज करो, जो लोग डिप्रेशन में हैं या जिन्होंने सुसाइड किया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन लोगों ने बहुत टॉप पे थे। अगर आप हॉलीवुड में भी देखो और इंडिया में भी देखो, बड़े टॉप के लोग थे और वो लोग बड़े खुशमिजाज नज़र आते थे। तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि असल में कौन डिप्रेस्ड है। ये कहना बहुत आसान है कि अरे लोगों से मिला जुलो करो और हंसो और पॉजिटिव चीज़ें पढ़ो, ये इतना आसान नहीं है। डिप्रेशन कई साल से डेवलप होता है। तो मुझे लगता है कि इसकी जड़ जो है, अगर हमें रियली इसे सॉल्व करना है तो इसे हमें ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। और ये बचपन से ही हमें जो है बच्चों को इक्विप करना पड़ेगा कि वो कैसे डिप्रेशन की तरफ ना जाएं, कैसे अपना रियल जो उनके अंदर की व्यक्तित्व है उसे एक्सप्रेस करें। हाउ टू बी रियल, हाउ टू बी ट्रू टू देमसेल्व्स। ये जो बनावटीपन है, ये दुनिया पूरी गड़बड़ हो गई है बनावटीपन की तरफ जाकर। इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। मेन तो यही है। हर एक के ऊपर एक प्रेशर है कि वो शो ऑफ करे कि वो कितना अच्छा है, उसकी पर्सनल लाइफ कितनी अच्छी है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ कितनी अच्छी है, वो दिखता कितना अच्छा है। हर समय एक प्रेशर बना हुआ है उसकी कितनी अच्छी, वो कहाँ घूमने गया, ये फ्रेंड्स हैं, वो फ्रेंड्स हैं। रियलिटी तो ऐसी नहीं हो सकती ना हर समय। हर एक की लाइफ इतनी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। तो ये चीज़ को डील करना है, और ये तो मुझे लगता है पूरा अब शुरुआत से करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है इसे, मतलब कोई मैं एक सेंटेंस में नहीं बोल सकती कि भाई ये करो तो तुम ठीक हो जाओगे। इतना आसान नहीं है। मैम, बात की जाए आपकी एजुकेशन की, अगर बात की जाए, बीएससी के बाद आप एमएससी में एडमिशन ले लेती हैं, एमएससी ड्रॉप कर देती हैं, फिर एमए क्रिएटिव राइटिंग में आप चली जाती हैं। हाँ। तो ये बीएससी फिर एमएससी छोड़ देना। मैं हमेशा ये अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि देखो, तुम्हारे जो अंदर की आवाज़ है ना, उसको हमेशा सुनो। अब मान लो पेरेंट्स ने कह दिया कि भाई इंजीनियरिंग करो, ठीक है। जैसे मेरा एक स्टूडेंट था, उसको भाई इंजीनियरिंग में डाल दिया, उसका मन नहीं था। तो जब वो बीटेक भी कर लिया, उसके बाद वो इतना परेशान था, उसने मेरा घर ढूंढते हुए आया और मुझे बोला कि मैम मैं ये नहीं कर सकता, मैं जो है राइटर बनना चाहता हूँ, और इस तरीके से। तो फिर फाइनली मैंने उसे समझाया, और फिर उसके बाद आपको ये जान के खुशी होगी कि वो बीबीसी में कॉरेस्पॉन्डेंट है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट जर्नलिज्म में था। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि एक बार हम एक लाइन में घुस गए, अब जी ज़िंदगी भर 25-30 साल उसी लाइन में गुजारो। तो कई बार हम एक लाइन में घुसते हैं, उसमें फिर हमें लगता है कि जो आगे की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो पर्सनैलिटी से मैच नहीं करती है, वो हमें फुलफ़िल नहीं करती। हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? ताकि हम अपने आप को फुलफ़िल कर सकें। अगर हम अपने आप को फुलफ़िल नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से या उस पर्टिकुलर करियर से, तो उसे चेंज करो। क्या ज़रूरत है उसमें रहने की? तो इसीलिए मैं आपका सवाल इस वे से आंसर करती हूँ कि मैंने, ये बिल्कुल सही है, मैंने बीएससी करा और मैं जो थी डिस्टिंक्शन होल्डर थी ज़ूलॉजी में, और एमएससी ज्वाइन करा। फिर मुझे लगा कि मैं इसमें अपने आप को, अपनी क्रिएटिविटी नहीं एक्सप्रेस कर पाऊँगी पूरी तरीके से, क्योंकि मेरा जो सबसे बड़ी मेरे अंदर, अगर मैं कहूँ, पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट है, वो है क्रिएटिविटी। और ये कि मैं अपनी क्रिएटिविटी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर पाऊँ। तो इसीलिए मैंने फिर अपना जो है पूरा फील्ड चेंज करा, और मैं फिर जर्नलिज्म में आई, राइटिंग में आई। और अभी भी देखा जाए तो मेरे 2 करियर्स हैं। तो मैं अपनी क्रिएटिविटी को पूरी तरह से एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने इतना टेढ़ा मेढ़ा पाथ चूज़ करा। हालांकि बीएससी भी मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था, क्योंकि मेरे को साइंस में बहुत इंटरेस्ट है। तो हर चीज़ मैंने इंटरेस्ट के हिसाब से की, लेकिन जो बीएससी के बाद या एमएससी के बाद जो करियर पाथ होता, वो मेरे इंटरेस्ट का नहीं था, इसलिए मैंने चेंज किया। मैम, एज ए फ्रीलांस जर्नलिस्ट आपने काम किया है, तो कैसा रहा है जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस और एक राइटर का एक्सपीरियंस को अगर कंपेयर किया जाए? जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी एडवेंचरस था और काफ़ी हेक्टिक भी था। मुझे लगा कि इनिशियली तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा जर्नलिज़म का करियर अपना, बट चूँकि मेरी फिर छोटी बेटी थी, तो मुझे लगा कि मैं उसको ज़्यादा टाइम दे सकती हूँ एक ऐसे करियर के साथ जिसमें मेरा टाइमिंग जो है बहुत ही स्ट्रीमलाइंड रहे। ऐसा ना हो कि सपोजिंग, जैसे मोदी जी का भी मैंने इंटरव्यू किया हुआ है, जब वो जनरल सेक्रेटरी थे बीजेपी के, तो वो पहुँचे थे वहाँ पे शाम को 7 बजे, 7:30 बजे। तो मैं फिर उस समय गई, रात के 8 बजे इंटरव्यू किया, बेटी को साथ लेके गई।
तो ये कुछ टाइम के लिए तो ठीक है, लेकिन हर समय के लिए ठीक नहीं है। तो इसीलिए फिर मैंने जो है जर्नलिज़्म छोड़ के राइटिंग में आई, क्योंकि इसमें मैं अपने समय के हिसाब से चीज़ें कर सकती हूँ। और एकेडमिक्स में आई क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड टाइमिंग है। ऐसा नहीं कि अगर कुछ हो गया एज अ जर्नलिस्ट, अगर कहीं भी कुछ हुआ है तो आपको जाके कवर करना है, या उसमें यू हैव टू बी ऑन योर टोज़। तो आप अपने टाइम के मालिक पूरी तरह से नहीं होते हैं, इसीलिए मैंने चेंज किया करियर। मैम आज का अगर यूथ देखा जाए, आज का जो यूथ है वो जो बुक्स हैं, चाहे वो नॉवेल की बात की जाए, बुक से थोड़ा हटता जा रहा है। बिल्कुल। पूरा डिजिटल। बिल्कुल। आज का जो यूथ छोड़ो, दूसरे जो लोग हैं वो भी सब डिजिटल की तरफ भाग रहे हैं। तो कैसे अभी जो बुक्स हैं, क्या लोग अभी भी इंटरेस्टेड हैं, लोग पढ़ते हैं? नहीं, अभी जो बुक रीडिंग पॉपुलेशन है वो तो डेफिनेटली बहुत कम हो गई है। खासकर अगर हम यूथ को देखें या स्टूडेंट्स को देखें, वो सिर्फ बुक पढ़ना चाहते हैं जो उनके सिलेबस से रिलेटेड है। और उस बुक में भी वो मेरे कई स्टूडेंट्स आते थे, वो मुझे कहते थे मैम मार्क कर दो कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। तो वो उससे एक लाइन ज़्यादा मैंने कब समझा देती हूँ, कहते नहीं हमें समझना नहीं, आप बस बता दो कितना पढ़ना है। तो एक तो इसलिए भी है क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर है, मैं उन्हें मतलब दोष नहीं देना चाहती, उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है कि इतना ज़्यादा सिलेबस बनाया हुआ है कि वो कहाँ से एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। तो इसमें हमें पूरे एजुकेशन सिस्टम को देखना है कि आपने इतने सब्जेक्ट्स डाल के और इतना वास्ट सिलेबस करके आप अचीव क्या करना चाह रहे हो। आप अगर एक वेल डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग डेवलप करना चाह रहे हो आफ्टर एजुकेशन, तो उसमें हर तरह की किताब उसे पढ़नी चाहिए एक इंडिविजुअल को, तभी वो ग्रो करता है। ये नहीं कि बस सिलेबस का इतना पढ़ लिया और जी इतने मार्क्स आ गए और फिर वो डेवलप हुआ। तो ये तो हमारे एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ी खामी है मुझे लगता है, जिसे चेंज करना चाहिए। और अदरवाइज़ ऑल्सो बाद में जो है आजकल इतना सोशल मीडिया है, नेटफ्लिक्स है, प्राइम है, वूट है और इंस्टाग्राम है, तो सब चीज़ों से किताबें compete करके किताबें पीछे रह ही जा रही हैं, जो कि बहुत ही नेचुरल चीज़ है। इस वजह से जो नए प्लेटफॉर्म्स आए हैं जैसे जगरनॉट है, या ऑडियो बुक्स आई हैं, स्टोरी टेल है, ऑडिबल बुक्स हैं, ये उस गैप को काफ़ी हद तक अब ख़त्म फुलफिल कर रही है। बिकॉज़ अब ऐसा है कि आप अपने मोबाइल में छोटे छोटे जो है सेक्शंस किताब के पढ़ सकते हो, आप सुन सकते हो। अगर आप ड्राइव करके कहीं जा रहे हो तो ऑडिबल बुक से आप सुन सकते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ मच आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हो। और आजकल तो मुझे ये नहीं लगता कि बुक्स हमेशा ख़त्म होंगी, बुक्स हमेशा रहेंगी। और अब इस लॉकडाउन के बाद तो मुझे लगता है लोगों का इंटरेस्ट वापस पढ़ने में आ रहा है, क्योंकि पढ़ने से जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो देखने से नहीं होता है। क्योंकि अगर आप एक फ़िल्म देख रहे हो, उससे आपका पूरा ब्रेन नहीं काम कर रहा है, और अगर आप पढ़ रहे हो एक कहानी, तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन उस चीज़ को विजुअलाइज कर रहा है, इमेजिन कर रहा है। तो आपके ब्रेन का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है अगर आप पढ़ते हो चीज़ें, बजाय इसके कि अगर आप सिर्फ देखते हो। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की है, पेरेंट्स को बच्चों को समझाने की है, पेरेंट्स को भी खुद अंडरस्टैंड करने की है कि भी कहानी पढ़ने का फ़ायदा क्या है, ये उन्हें खुद समझना होगा। मैम अभी जो अपनी जो बुक्स हैं, क्या लगता है आने वाले वक्त में कोई मूवी का होगा? कुछ लोगों से कांटेक्ट में, कुछ बॉलीवुड के लोग या डायरेक्टर वगैरह? हाँ, नहीं अभी तो मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है किसी भी डायरेक्टर, क्योंकि मैं तो यहाँ देहरादून में एक कोने में एक प्रोफेसर हूँ, तो बड़ा मुश्किल है मेरा किसी से कांटेक्ट होना। बट हाँ, अगर किसी ने इंटरेस्ट शो किया तो डेफिनेटली मैं तो इंटरेस्टेड रहूँगी, डेफिनेटली। मैम अब एक सवाल आपने बीच में, एक जवाब आपका था कि एक बच्चा था जो करना कुछ और चाहता था, फैमिली प्रेशर किसी और चीज़, ऐसा एक मैसेज मूवी 3 इडियट्स में भी दिया गया था कि जो बच्चों की जिस फील्ड में रुचि हो, जो एजुकेशन बच्चे लेना चाहते हो। लेकिन अभी कहीं ना कहीं यहाँ अभी भी गार्जियन, पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपनी जो उनकी वो उन पर थोप देते हैं बच्चों पर जो वो चाहते हैं। ये कैसे देखते हैं इसको? नहीं, ये तो बहुत ही गलत बात है। और बच्चा, मैं एक इंसिडेंट मैं बताती हूँ कि एक ऐसे ही एक बहुत ही होनहार लड़का, उसके ऊपर इतना प्रेशर था, वही IIT IIM वगैरह, और उसके फादर का अल्टीमेट सपना था कि बच्चा वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में काम करे। एंड फिर दैट बॉय, ही वाज अ टॉपर, 12th में टॉपर था, फिर IIT करा, IIM करा, और फाइनली जॉब करते करते वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में पहुंच गया, जो कि एपिटमी, मतलब जो टॉप पे माना जाता है कोई फाइनेंस के प्रोफेशनल के लिए। और वो वहाँ से फ़ोन करता था अपने फादर को कि मुझे यहाँ का जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है
क्योंकि आपको सरवाइव करने में, इट इज़ अ डॉग ईट डॉग वर्ल्ड आउट देयर, आपको सरवाइव करने के लिए आपका इमोशनल भी, जो वो कहते हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जी सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, आपको इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत स्ट्रगल से आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल वर्ल्ड में कई तरह के स्ट्रगल्स आते हैं। जी तो इमोशनली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो फिर अल्टीमेटली उसने ऐसे शेयर भी करा अपने फादर से, एंड देन उसने सुसाइड कर लिया। अब आप बताओ, इतना इंटेलिजेंट लड़का IIT IIM करके जी और वॉल स्ट्रीट में जाके और वहाँ पे भी सक्सेसफुल था, उसके बाद क्यों सुसाइड करा? तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि भाई बच्चे का रुचि किस में है और उसी में जाने दें। और ये भी आपको समझना चाहिए कि एक बहुत बड़ी गाड़ी, एक बहुत बड़ा घर और बहुत सारे पैसे से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। सेटिस्फैक्शन आपको मिलती है अगर आप अपने से ट्रू रहते हैं, आप अपने आप को फुलफिल महसूस करते हैं, आप खुश फील करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए आप रोज़ सवेरे उठ रहे हो और सोच रहे हो फो मुझे ऑफिस जाना है, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है। आपको रोज़ सुबह उठ के खुश होना चाहिए कि मैं जो करने जा रहा हूँ मुझे मज़ा आएगा या मेरा इंटरेस्ट है। ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? आपके पास पैसा तो बहुत है लेकिन आपके पास टाइम नहीं है वो पैसा खर्च करने का। तो ऐसी लाइफ का मतलब क्या हुआ? आप सिर्फ दिखाना चाहते हो, फिर वही दिखावे की आ गई। आजकल कई पेरेंट्स हैं जो वो दिखाना चाहते हैं कि भाई मेरा बच्चा जो है वो US में है या वो कनाडा में है, और वहाँ वो कितना स्ट्रगल है वो तो बच्चे को ही पता है। तो ये हम अगेन, जैसे मैंने शुरू में कहा, दिखावटीपन, किसको हम शो कर रहे हैं, किस लिए? ये हमें सवाल मतलब हर एक को खुद पूछना चाहिए कि वो शो करना ही मेरे को सबसे अच्छा लगता है तो ठीक है। अगर आपको बहुत खुशी मिलती है शो ऑफ़ करने से तो करो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर शो ऑफ़ करने से आपको खुशी नहीं मिलती है तो वो मत करो, वो चीज़ करो जिससे आपको खुशी मिलती है। मैम, काफ़ी देश आपने घूमे हैं, इंडिया भी आपने काफ़ी घूमे हैं। क्या कुछ ऐसे लम्हे जो इंसान ताउम्र नहीं भूल पाता? ऐसे कौन से लम्हे इस पूरे जो दौर रहा है, शुरू से अगर बात की जाए, पापा आर्मी में थे, ट्रांसफ़र भी होते रहे, फिर आप एक लेखिका रहीं, इधर से उधर आप रिसर्च के लिए भी जाती, कौन से ऐसे लम्हे जो कभी ना भुला पाएंगे? अभी तो मेरे को ऐसे कुछ याद नहीं आ रहा है, पर मैंने ये देखा है कि मुझे जहाँ भी गई मुझे बड़े हेल्पफुल लोग मिले। जैसे कहीं पे भी मुझे याद है जब मैं पहली बार अब्रॉड जा रही थी US के लिए, तो फ्रैंकफर्ट पे हमारी फ़्लाइट रुकी थी कुछ देर के लिए, और मैं घर फ़ोन करना चाहती थी, माँ को बताना चाहती थी कि भाई मैं फ्रैंकफर्ट पे हूँ और ठीक ठाक हूँ, और मैं फ़ोन नहीं कर पा रही थी किसी कारण, क्योंकि वो कार्ड नहीं चल रहा था, पता नहीं क्या, और मैं परेशान हो रही थी। और तभी एक फ़ॉरेनर वहाँ पे अपने फ़ोन से कर रही थी, और उसने मुझसे पूछा तो मैंने बताया, तो उसके पास कार्ड था, वो कॉलिंग कार्ड होते थे उस ज़माने में, एंड उसने अपना कॉलिंग कार्ड, मैंने कहा आई विल पे यू, कह रही नो यू टेक इट। तो मुझे ये चीज़ इतनी अच्छी लगी कि देखो मतलब वो मुझे जानती नहीं है और अपने पैसे, कॉलिंग कार्ड पैसे से ख़रीदे हुए उसने मुझे दे दिया। शी सेड नो यू कीप इट विद यू, यू यूज़ इट। तो ये मुझे जो हेल्पफुल नेचर, जो वैल्यूज़ की हम बात करते हैं, तो काइंडनेस की जो क्वालिटी है, हेल्पफुल की क्वालिटी मुझे हर जगह। मुझे याद है मैं बॉस्टन में घूमने गई थी और काफ़ी दूर पैदल मैं मैप हुआ करता था, मैं मैप डाउनलोड करके और उसको देख देख के मैं जाती थी। तो ट्रेन स्टेशन सबवे जो था काफ़ी दूर था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक लिफ़्ट ले लेती हूँ, और मुझे कुछ इंडियन फ्रेंड्स ने बोला था नहीं लिफ़्ट नहीं लेना, बहुत डेंजरस होता है। और मैंने लिफ़्ट लिया, और वो जिस व्यक्ति ने मुझे लिफ़्ट दिया उसने इतने अच्छे से मुझे वहाँ ड्रॉप करा और मतलब मुझे आगे का भी रास्ता बताया। तो मुझे ये सब चीज़ें भूलती नहीं है, और इससे मेरा फेथ इन ह्यूमन नेचर कि भाई क्योंकि आजकल हम अखबारों सब जगह इतनी बुरी खबरें सुनते रहते हैं कि ये हो गया वो हो गया, पर मेरा फेथ ह्यूमन नेचर में रहता है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है। कहीं पे भी मैं गई हूँ मैंने हर जगह अच्छे लोग पाए हैं, ये मैं कभी भूल नहीं पाती। और जब भी मैं कुछ ऐसा देखती हूँ नेगेटिव जैसा, ये चीज़ मैं अपने जहन में रखती हूँ कि नहीं, लोग बेसिकली अच्छे हैं, आप काइंड हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं। ये मुझे बहुत इम्पोर्टेंट। अभी हमारे साथ बात कर रही थी डॉक्टर रूबी गुप्ता, जो IIM में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आप HOD इंग्लिश के पद पर कार्यरत हैं, और काफ़ी बुक्स आपने लिखी हैं, 8 बुक्स आप लिख चुकी हैं। आपको बेस्ट सेलर ऑथर का अवार्ड मिला है। फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए, आपके पापा आर्मी में होते थे, वहीं से कहीं ना कहीं इंस्पायर हुए। आपकी एजुकेशन की बात की जाए, आप BSc से शुरू हुई, MSc ड्रॉप किया, फिर MA क्रिएटिव राइटिंग में आप चली गई, आप एज ए फ्री जर्नलिस्ट काम किया है, अभी बुक्स लगातार लिख रही हैं, कहीं ना कहीं लोगों को बहुत अच्छा मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं। डिप्रेशन, अवसाद के ऊपर हमने मैम से बात की, मैम ने बेबाकी से लोगों को बताया डिप्रेशन को कैसे दूर किया जा सकता है, क्या आज वजह क्या है जो लोग लगातार डिप्रेशन। और एक ख़ास बात कही कि
बहुत आसानी से लोगों को नहीं पहचाना जा सकता है कौन परेशान है, कौन डिप्रेस है कि नहीं है। नेक्स्ट वीक फिर किसी एक शख्सियत के साथ हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।